बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GNN के साथ मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं अंजला इरफान। इस बुलेटिन में हमारे साथ होंगी सानिया चौधरी भी। बुलेटिन के आगाज में आपको हम खबर दें कि अदल के ऐवानों में नए दौर का आगाज। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर हो गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा 29वें चीफ जस्टिस होंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हलफ लेंगे। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म, काबीना अरकान, सर्विसेज चीफ, जजेस और वकला समेत दीगर हुकाम शरीक होंगे। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को क्वेटा में पैदा हुए। जस्टिस काजी फाइज ईसा तहरीक पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के रहनुमा काजी मोहम्मद ईसा के बेटे और पाकिस्तान बनने से पहले कल्लात के वज़ीर आज़म काजी जलालुद्दीन के पोते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के तमाम PCO जज फारिग हुए तो जस्टिस काजी फाइज ईसा बराह रास्त 5 अगस्त 2009 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायज हुए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज ओहदे का हल्फ उठाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पब्लिक पार्कों के इस्तेमाल, माहौलियात, खवातीन के विरासती हुकूक, फैजाबाद धरना केस और 21वीं आईनी तरमीम केस में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को भी गैर आईनी करार दिया। अदालती कैरियर में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने हुक्मनामों में सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील, चीफ जस्टिस के इख्तियारात और मुकदमात मुकर्रर करने के तरीक़ाकार के खिलाफ भी लिखा। PTI की हुकूमत में जस्टिस काजी फाइज ईसा को ओहदे से हटाने के लिए सदारती रेफरेंस भी दायर किया गया, जिसे नजरसानी में अक्सरियत की बुनियाद पर कलअदम कर दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक अरसे से अहम मुकदमात में शामिल न करने के हवाले से वकला के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आते रहे। जस्टिस काजी फाइज ईसा पहले जज हैं जो जड़ावाला सानहे के बाद वहाँ के मकीनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए उनके पास गए। उन्होंने PDM दौरे हुकूमत में कौमी सलामती इजलास में भी शिरकत की। उन्होंने PDM हुकूमत में आइन की 50वीं सालगिरह के मौके पर कौमी असम्बली के इजलास में भी शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इख्तलाफात के तासुर को खत्म करना, मुकदमात को मुकर्रर करने, 184(3) के इस्तेमाल का तरीक़ाकार बनाना, ज़ेर अल्तवा मुकदमात के बैकलॉग को कम करना और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में अदलिया के वक़ार को बहाल करना नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट अफसरान और स्टाफ के साथ अलविदाई खिताब। चीफ जस्टिस दौरान खिताब आपदीदा हो गए, खुद को डूबते सूरज से तशबीह दे दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट अफसरान और स्टाफ के साथ अलविदाई खिताब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल दौरान खिताब आपदीदा हो गए। चीफ जस्टिस ने खिताब में खुद को डूबते सूरज से तशबीह दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल बड़े अच्छे गुजरे, उनकी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप सब अपनी भरपूर लगन से काम करें, मुल्क को माशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस ने तमाम अमले का शुक्रिया अदा किया। सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के 1.5 साला दौर में सुप्रीम कोर्ट में सियासी नौयत के केसेस की समाअत का गलबा रहा। अपने फैसलों की वजह से वो कभी तहरीक इंसाफ और कभी PDM इत्तेहाद की तनकीद का निशाना भी बनते रहे। उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस 3 अज़खुद नोटिस लिए। तफसील रिपोर्ट में देखिए। जस्टिस उमर अता बंदियाल 1.5 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज रहे। अपने दौर के आखिरी अदालती दिन उन्होंने सबसे अहम नैब तरामीम केस का फैसला सुनाया। साबिक वज़ीर आज़म ने इन तरामीम को जून 2022 में अदालत ने चैलेंज किया था। बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से तरामीम कलअदम करार दी और 7 रोज में तमाम नैब केसेस जहाँ रुके थे वहीं से बहाल करने का हुक्म जारी किया। अदालती इख्तियारात से मुताल्लिक़ पार्लियामेंट के 2 क़वानीन भी चीफ जस्टिस की अदालत में पेश हुए। इनमें रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट को अदालत ने कलअदम करार दे दिया, जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिल पर हुक्म इम्तना जारी किया गया। इस बिल में हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस लेने के चीफ जस्टिस के इख्तियार में 2 सीनियर जजेस को भी शामिल किया था। जस्टिस बंदियाल के दौर के सबसे अहम केसेस में पंजाब और KP में इंतखाबात की तारीख देने का अज़खुद नोटिस केस है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने के फैसले को कलअदम करार देते हुए पंजाब में इलेक्शन के लिए 14 मई की तारीख दी। इस केस का बेंच 9 रुकनी था, ताहम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जजेस के अलहदा होने के बाद केस का फैसला 3 रुकनी बेंच ने सुनाया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक़ सदारती रेफरेंस की समाअत की और 3-2 की अक्सरियत से सुनाए गए फैसले के मुताबिक मुनहरिफ रुकने असेंबली का पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा, जबकि ताहयात नाअहली की मुद्दत का तयन पार्लियामान पर छोड़ दिया गया। PTI हुकूमत के खात्मे पर स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग पर जस्टिस बंदियाल पर
खुद नोटिस लिया। बेंच ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने के स्पीकर कौमी असम्बली के फैसले को कलअदम करार दिया और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर की जानिब से कौमी असम्बली की तहलील भी आइन से मुतसादिम करार दे दी गई। पंजाब में साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज के मुख्तसर इख्तिदार का खात्मा भी जस्टिस बंदियाल की सरबराही में बेंच के फैसले से हुआ। बेंच ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त मंजूर करते हुए पंजाब असम्बली के स्पीकर दोस्त मजारी की रूलिंग कलअदम करार दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बतौर चीफ जस्टिस सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल और अरशद शरीफ कातिल आज खुद नोटिस केस की भी समाअत की, ताहम दोनों केसेस का फैसला न हुआ। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास की मुबैना ऑडियो और दीगर ऑडियो लीक्स के इंक्वायरी के लिए हुकूमत की जानिब से बनाए गए कमीशन का केस भी चीफ जस्टिस की अदालत में आया। चीफ जस्टिस ने अपने समय दीगर 2 जजेस पर हुकूमती एतराज को मुस्तरद किया, ताहम कमीशन के खिलाफ दरखास्त इल्तवा का शिकार है। जस्टिस उमर अता बंदियाल जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ भेजे गए रेफरेंस सुनने वाले बेंच के सरबराह भी रहे। जस्टिस उमर अता बंदियाल मुख्तलिफ हलकों की जानिब से सियासी केसेस में मखसूस जजेस का बेंच बनाकर फैसला करने और अहम केसेस में फुल कोर्ट न बनाने पर हदफे तनकीद रहे। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते ही अदालती बैकलॉग में कमी लाने का ऐलान किया था, ताहम उनके ओहदे की मुद्दत खत्म होने पर अदालती केसेस के बैकलॉग में 4000 मुकदमात का इजाफा हुआ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नैब तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अफसोसनाक करार दे दिया। कहते हैं कि डिक्टेटर के कानून को बहाल किया गया, तब्दील नहीं किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने अपने हवारियों को एनआरओ देने के लिए 2 मरतबा ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कानून तब्दील किया। जब पहले नैब कानून तब्दील किया गया उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कहाँ थे? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुतलाज़े फैसले दिए। मजीद कहा कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई, डॉलर नीचे ना आता तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ जाती। मोहतरम राजा रियाज साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। आप जानते हैं कि ये 16 माह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे नेशनल असेंबली में। तो आज राय साहब को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मैंने और पार्टी ने इनको मुस्लिम लीग नून में खुशामदीद कहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने से पार्टी को इंशाअल्लाह बड़ी तकवीत मिलेगी। आज हमारी डिस्कशन हुई है अल्हम्दुलिल्लाह और यकीनन ये जो फैसला आया है 2-1 का, ये एक अफसोसनाक अमर है। इमरान नियाजी ने 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए नैब का कानून तब्दील किया था अपने हवारियों को एनओसी देने के लिए। उस वक्त जनाब बंदियाल साहब कहाँ पर थे? उस वक्त इनको क्यों नहीं सोच आई? ये है वो नैब नियाजी गठजोड़। मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और ये फैसला आया है। ये फैसले मियां नवाज शरीफ के मुकदमात में, झूठे मुकदमात, बेबुनियाद मुकदमात, फैसले उनके हक में मेरिट पे हुए और मियां नवाज शरीफ ने नए कानून का उनके वकीला ने सहारा नहीं लिया था। कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी। वतन वापसी और गिरफ्तारी के कानूनी मामलात देखने के लिए आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह मुकर्रर। इसहाक डार कहते हैं नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। नवाज शरीफ की वतन वापसी, मुमकिन गिरफ्तारी और कानूनी मामलात के लिए साबिक वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह मुकर्रर, जो तमाम कानूनी मामलात देखेंगे। लंदन में नून लीगी रहनुमाओं की बड़ी बैठक जिसमें कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़ और इसहाक डार शरीक हुए। आज़म नज़ीर तारड़ ने ब्रीफिंग में बताया कि नवाज शरीफ को वापसी पर मुकदमात में कानूनी मसाइल पर कोई मुश्किलात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले का भी नवाज शरीफ की वापसी से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार भी कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट हायल नहीं। कानून के तहत नाअहलियत का दौरानिया 5 साल है। पार्लियामेंट 62(1)(f) का कानून पास कर चुकी है। मियां साहब को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उनका जो इलेक्शन लड़ने का है 62(1)(f) वो पार्लियामेंट उसका कानून पास कर चुकी है। जस्टिस सदर अप्रूवल भी दे चुकी। मरियम नवाज शरीफ साहबा की बरीयत हो चुकी है। वो कॉमन केस है और उसमें मियां साहब की भी बरीयत सिर्फ एक जाएंगे तो एब्सेंस में उनका फैसला नहीं हो सकता था। उधर सियासत के हवाले से बड़ी खबर, साबिक क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज अहमद ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से लंदन में मुलाकात भी की। राजा रियाज का कहना है कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान में अपना वोट बैंक है, उन्हें सपोर्ट करेंगे। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। नून लीगी क़ायद की पाकिस्तान आमद पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ये कहती हैं कि साजिशियों गुड बाय। 21 अक्टूबर ऐलान है कि अवाम की तकलीफ के दिन ख़त्म होने वाले हैं। गरीबों के दुख दर्द का एहसास करने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। तफसीलात आप रिपोर्ट में देखें।
मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद पहुंची। मरियम नवाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी और इस्तकबाल के लिए मुशावरती इजलास की सदारत की। मरियम नवाज से आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद की मरकजी और ज़िलाई तंजीमों के ओहदेदारों ने मुलाकात और मुशावरत की। पार्टी के मुशावरती इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा, बल्कि पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके हैं और नवाज शरीफ को माइनस करते करते पाकिस्तान की तरक्की माइनस हो गई। मजीद बोली, मुमारे पाकिस्तान वेलकम बैक, साजिशों गुड बाय। लीगी रहनुमा का कहना था कि 21 अक्टूबर ऐलान है कि अवाम की तकलीफ के दिन खत्म होने वाले हैं। गरीबों के दुख दर्द का एहसास करने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। साबिक हुक्मरान इत्तेहाद की दो पार्टियां आमने सामने, लफ्जी गोलाबारी तेज। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद की मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद। बोले, अगर कोई वोट को इज्जत दो से भागा है तो हमारा क्या कसूर। सियासी जमातों के लिए इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का पीपल्स पार्टी पर जवाबी वार। बोले, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा 0/0 रही है। भुट्टो जिंदा नहीं, मर चुका है। कभी नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी से मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग ने मुल्क को बचाने के लिए मुश्किल फैसला किया, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। पार्टी में कोई ग्रुपिंग नहीं, किसी को खदशात हैं तो खत्म कर देंगे। अब अगर कोई अपने वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो इसमें हमारा क्या कसूर। हम तो यही कहते हैं कि इलेक्शन हो और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की तर्ज पे ना हो, 9 सितारे फिर ना इकट्ठे किए। हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, हम किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे ना। ये जो इत्तेहादी हैं ये इलेक्शन का इत्तेहाद है, इंतखाबी इत्तेहाद है, नहीं। उस वक्त से लेके आज तक हम कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत करनी है और उनकी कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल व करम से हमेशा 0/0 ही रही है। यानी अपनी वो उठा के स्वाय ये कि भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए मोटरवेज दी, हमने इस मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको पूरा किया, हमने इस मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा किया। 21 अक्टूबर को वो फकीदुल मिसाल इस्तकबाल कायद का होगा कि शायद ही पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा इस्तकबाल हो। वेलकम बैक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेशावर में ट्रांसपोर्टर्स ने बसेस के किरायों में इजाफा कर दिया है। पेशावर से मुल्क भर के लिए जाने वाली बसों के किराए में 10% तक इजाफा किया गया है। किरायों से मुतालिक अपडेट करेंगे जुनेद आलम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में भी खुद साख्ता इजाफा कर दिया। तकरीबन बैनुल सूबाई और बैनुल अज़लाई किरायों में 10% तक जो है वो इजाफा किया गया है। लाहौर के किराए की पहले बात करते हैं तो पहले जो किराया 2300 रुपये वसूल किया जा रहा था, अब वो बढ़कर 2530 रुपये तक पहुँच चुका है। इसी तरह जो फैसलाबाद है वो 2200 तक पहुँच चुका है। रावलपिंडी का जो किराया है वो 770 रुपये तक पहुँच चुका है। अटक की बात करते हैं तो अटक का किराया तकरीबन 400 रुपये तक पहुँच चुका है। इसी तरह मर्दान जो है वो 200 रुपये किराया मर्दान का लिया जा रहा है और नौशहरा जो है वो उसका किराया 150 रुपये तक वसूल किया जा रहा है। मुसाफिरों से जब बात की तो उन्होंने ये जिक्र किया कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। मुसाफिर हों या ट्रांसपोर्टर हों, दोनों हुकूमत को जो है वो दुहाइयाँ देते दिखाई दे रहे हैं। दोनों का यही कहना है, हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है तमाम मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कि हुकूमत वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल करे ताकि जो वो अपने किराए वो भी कम कर सके और लोगों को जो मुश्किलात हैं मुसाफिरों को वो भी कम हो सकें। जी, फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में 20 से 25% तक इजाफा कर दिया गया है। किरायों में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN मायरा अकरम। जी बिल्कुल, एक रोज़ कबल ओगरा की जानिब से जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमतों में 26 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया, जबकि डीजल की कीमतों में जो है वो 17 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से जो है वो कीमतें बढ़ने के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो है वो किरायों में भी होशरुबा इजाफा हो गया है। यहाँ पर मैं बस स्टैंड पर मौजूद हूँ जहाँ पर 20 से 25% तक जो है वो किरायों में एक रात में जो है वो इजाफा कर दिया गया। इसी तरह मुल्तान का किराया जो है वो 1200 से बढ़ाकर 1300, रावलपिंडी का जो है वो 1000 से बढ़ाकर 1100 और इसी तरह जो है वो सियालकोट का किराया 800 से बढ़ाकर जो है वो 950 रुपये का दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो है वो किराए भी बढ़ते चले जा रहे, जिसकी वजह से उनको सफ़र करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। जबकि ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि वो जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से किराए बढ़ाने पर मजबूर है, जबकि किराए बढ़ने की वजह से जो है वो मुसाफिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं और उनको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। जी, हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम, सस्ते बाजार भी रिलीफ ना दे सके। लाहौर में सब्जियों की कीमतें आसमानों पर हैं।
सब्जियां महंगी होने से शहरी भी परेशान हैं, बता रहे हैं जुल्करनैन राना। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है, जिसकी वजह से जो मॉडल बाज़ार और इतवार बाज़ार है वो भी शहरियों को रिलीफ जो है वो नहीं दे पा रहे। सब्जियों की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम अदरक की बात करें तो जो अदरक है उसका सरकारी रेट 1030 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 1500 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर प्याज की बात करें तो प्याज का जो सरकारी रेट है वो 80 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 100 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर 110 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 150 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर आलू की बात करें तो आलू का जो सरकारी रेट है वो 75 रुपये है और आम मार्केट में जो है 100 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। मेथी की बात करें तो 280 रुपये किलो है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी फ़ाल नहीं है, दुकानदार मनमानी कीमतों पर बेच रहे हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत किसी किस्म का रिलीफ नहीं दे रही। हुकूमत को चाहिए कि इतवार बाज़ार और मॉडल बाज़ारों में जो सरकारी रेट है उनमें कदरे जो है वो कमी की जाए, क्योंकि सरकारी कीमत भी इतनी ज़्यादा है कि उनकी पहुँच से दूर है। जी। उधर मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया की लापरवाही, महंगाई की लहर बेकाबू हो गई है। एक हफ्ते के दौरान दालों की कीमतों में 20 से 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। चावल की कीमत में भी 330 रुपये इजाफा कर दिया गया है और बढ़कर 370 रुपये फ़ी किलो हो गई है। मज़ीद बताएंगे सुहेब अकबर। जी शुक्रिया। महंगाई की लहर है, थमने कमने का नाम ही नहीं ले रही। शह खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां बिल्कुल गायब हैं, जिसकी वजह से दुकानदार मनमाने नर्क वसूल कर रहे हैं। दालों की बात करें, चावल की बात करें तो इनकी कीमतों में 20 से 30 रुपये जो है एक हफ्ते के दौरान इजाफा हो गया है। माश की दाल जो है 470 से बढ़कर 500 रुपये किलो हो गई है, जबकि दूसरी तरफ चावल की बात करें तो चावल की कीमत 330 से बढ़कर 370 रुपये तक पहुंच चुकी है, जिस पर शहरी परेशान है। शहरियों का यही कहना है कि पहले 2 वक्त का खाना पकाना मुश्किल था, अब 1 वक्त का खाना पकाना भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। दालों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत इस हवाले से रिलीफ फ्राहम करे और जो गरीब तबका है उसके बारे में सोचे। सुहेब, आपने तफसीलात बताई। कोयटा समेत बलूचिस्तान में ज़ख़ीरा अंदोज़ों से कब्जे में ली गई चीनी आम मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इससे मार्केट पर क्या असरात पड़े हैं, बताएंगे इरफान राना। बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि बलूचिस्तान में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसमें जो है मुख्तलिफ़ कानून नाफिज़ करने वाले इदारे इसमें जो है भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिसमें कस्टम है, FIA है और ज़िले इंतज़ामिया भी इसमें भरपूर किरदार अदा कर रही है। इसी हवाले से कोयटा में भी जो है हमारे ज़िले डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ने इस पर भरपूर एक्शन लिया। अब जो है ज़िली इंतज़ामिया अपनी सरपरस्ती में ये चीनी जो है आवाम को सस्ते दामों फ़रोख्त की जा रही है। अयूब स्टेडियम में हम यहाँ पर मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जो पकड़ी गई चीनी है वो सस्ते दामों फ़रोख्त कर रहे हैं, किस तरह वो फ़ी किलो आवाम को दे रहे हैं। जो हमने रेड्स की थी और इसके बाद शुगर पे क्रैकडाउन किया था, जो चीनी लोगों ने स्मगल की हुई थी गोदामों में और वो होल्ड कर रहे थे, उनके ऊपर हमने एक मैसिव ऑपरेशन किया और ये सारा जितनी हमने चीनी पकड़ी है उनको अब हम डिफरेंट सेल पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आवाम तक कम से कम प्राइस पे। आज हमारा 150 रुपीज़ चल रहा है, इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए असिस्टेंट कमिश्नर ने जिस तरह बताया कि एक शनाख्ती कार्ड पर 50 किलो का चीनी का थैला जो है फ़रोख्त किया जा रहा है, जिससे आवाम को आम शहरियों को जो है रिलीफ मिलेगा। तो इस तरह की उन्होंने कि पूरे शहर के अंदर जो है इस तरह के जो स्टॉल लगाए जाएंगे ताकि लोगों को सस्ती चीनी की फराहमी को आसान उनके लिए बनाया जाए, ताकि लोगों के अंदर जो बेचैनी पाई जाती है वो ख़त्म हो सके। जी।